जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। और क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? एम आई विजिबल टू एवरीवन? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? जय हिंद एवरीवन। सत्यम जय हिंद, अमन जय हिंद, अपर्णा जय हिंद, खुशी जय हिंद, राजवीर, हर्ष, अर्पित, प्रवीण, हेमंत, हर्ष, मनीषा, रिया, मोहित। ओके। ओके ओके। तो आई बिलीव कि आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, आई एम ऑल्सो प्रॉपरली विजिबल टू एवरीवन। इन केस कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को लिख के दिखा देना वहाँ पे। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल एम्पायर। कल हमने बात करी थी विजयनगर एम्पायर के बारे में, कल हमने तालीकोटा की लड़ाई के बारे में भी बात करी थी। और हमने देखा था कि 1565 में तालीकोटा की लड़ाई की हार के बाद में विजयनगर एम्पायर का बड़ा तेजी से डिक्लाइन हो गया था। लेकिन दक्षिण भारत में जहां पर विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, जहां से तालीकोटा की लड़ाई से विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत हुई थी, वहीं उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के साथ ही एक नए एम्पायर का राइज हुआ था। और वो नया एम्पायर इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। और उसी फेज को हम मुगल पीरियड या फिर मुगल एम्पायर की हिस्ट्री कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक वही होगा। बहमनी किंगडम के बारे में पिकाचू 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 जी, बहमनी किंगडम हम नहीं स्टडी करेंगे। जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं क्वेश्चंस में दे दूंगा आपको और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उससे कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, इसीलिए उसको मैंने कवर नहीं किया है। पर जो इंपॉर्टेंट है वो है मुगल एम्पायर। और आज मुगल एम्पायर के बारे में ही हम बात करेंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि किस तरह से मुगल एम्पायर, आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मुगल एम्पायर का सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, और मुगल एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही किस तरह से मुगल एम्पायर की ग्रोथ होती है, किस तरह से मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन होता है, कौन कौन से मेजर रूलर्स मुगल एम्पायर के अंदर आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही करेंगे, और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स होते हैं, उन रूलर्स के क्या क्या अचीवमेंट्स होते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव आज ये है कि मुगल एम्पायर के जो 4 ग्रेट मुगल रूलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अकबर का आएगा, फिर जहांगीर आएंगे, फिर शाहजहां आएंगे, और फिर उनके बाद औरंगजेब आएंगे। इन चारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमको आज शेर शाह सूरी के बारे में भी बात करनी होगी, क्योंकि उनका दौर भी इन्हीं के बीच में आता है। तो सूर डायनेस्टी के बारे में या कि सूर एम्पायर के बारे में और शेर शाह सूरी के अचीवमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल ये सारे मेजर रूलर्स होंगे जो आज हम इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। अब क्योंकि आज का लेक्चर लंबा रहने वाला है, आज 3 बजे से जो मेरा सेशन शुरू हुआ है, तो लगभग 5:45 बजे तक मेरा सेशन चलेगा। क्योंकि आज आपके प्रिय जियोग्राफी के सर राहुल परमार साहब, वो आज अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए उनकी जगह जो सेशन है, उनका जो सेशन है, वो भी मैंने हाईजैक कर लिया है। तो आज आपका दिन बहुत ख़राब है। आज आपको मुझे 2 घंटे 45 मिनट तक झेलना होगा, लेकिन अब क्या करें, आपकी किस्मत। अब हम शुरू करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर के बारे में हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो ना, ये जो आप सबसे पहला फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पहला फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये मुगल एम्पायर का फ्लैग हुआ करता था। ये मुगल साम्राज्य का क्या हुआ करता था? झंडा हुआ करता था। परचम बोलते हैं इसको, परचम, झंडा, फ्लैग। और ये जो पर्टिकुलर फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर फ्लैग मुगल एम्पायर का वॉर फ्लैग हुआ करता था। ये एक ऐसा झंडा जो हरे रंग में बना हुआ है, बीच में इसके एक एशियाटिक लायन बना हुआ है, और उस एशियाटिक लायन के पीछे से सूर्य उदय हो रहा है, और बहुत सारे येलो कलर के डॉट्स बने हुए हैं। ये होता था मुगल एम्पायर का वॉर फ्लैग। जब मुगल एम्पायर लड़ाई पे जाते थे तो इसी झंडे का यूज करते थे। और एक सेरेमोनियल फ्लैग जो उनका होता था, वो भी, उसमें भी यही इंसिग्निया होता था, लेकिन ये डॉट्स नहीं होते थे, और वो झंडा ट्रायंगुलर नहीं होता था, वो ऐसा लंबा झंडा होता था। तो ठीक है, ये तो छोटी सी बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला पॉइंट जो हम एड्रेस करेंगे, जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अराइवल ऑफ मुगल्स इन हिंदुस्तान। और आगे साल भी लिखा हुआ है 1556। आगे साल भी लिखा हुआ है 1556, सॉरी 1526, 1526। आई एम सो सॉरी, आई बेग योर पार्डन। अब अराइवल ऑफ मुगल्स की जब बात होती है, तो हमें, ये है हिंदुस्तान, ये है भारत। इस भारत के थोड़ा सा नॉर्थ में जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नॉर्थ में नहीं जाएंगे हम इंडिया के, लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ में हम जाएंगे। और वहीं से शुरुआत होती है मुगल्स के अराइवल की कहानी की, कि क्यों मुगल्स का अराइवल इंडिया के अंदर होता है, किस तरह से मुगल का अराइवल इंडिया के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप नक्शे में देख सकते हो, एक जगह आपको हाईलाइट की हुई है, और ये जगह है, प्रेजेंट डे में इसे उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और इसी उज्बेकिस्तान के बिल्कुल ईस्ट में आपको दिखाई देगा एक जगह अगेन मार्क की हुई है, और वहां पे लिखा भी हुआ है फरगाना। तो ये जो फरगाना नाम की जगह थी, इस फरगाना नाम की जगह से ही मुगल्स अराइव हुए थे भारत के अंदर। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं।
देखिए क्या होता है कि सेंट्रल एशिया के अंदर, मध्य एशिया के अंदर तैमूर का एम्पायर बनता है। हमने बात भी करी थी तैमूर लंगड़ा या टैमरलेन की। ये तैमूर इंडिया के अंदर आता है जब कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? तब तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी। और तुगलक डायनेस्टी के लेटर ईयर्स में जब तैमूर का हमला होता है तो वो तुगलक डायनेस्टी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, और उत्तर भारत से लेके सेंट्रल एशिया तक के इलाकों में, यानी कि ये है नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ से लेके सेंट्रल एशिया और यहाँ से लेके पर्शिया तक एक बहुत बड़े एम्पायर को क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है? ये क्रिएशन करता है तैमूर। तो इसको बोलते हैं तैमूरिद एम्पायर। अभी जो तैमूरिद एम्पायर होता है, ये तैमूरिद एम्पायर वक्त के साथ में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जैसे कि सारे एम्पायर के साथ होता है कि वक्त के साथ वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये तैमूरिद एम्पायर भी वक्त के साथ डिसइंटीग्रेट होता है, लेकिन फिर भी डिसइंटीग्रेशन के बाद भी तैमूर के डिसेंडेंट्स इतने बड़े इलाके में तो नहीं, लेकिन इस इलाके में रूल करते रहते हैं। ये जो इलाका है, इस इलाके को क्या कहा जाता है? इस इलाके को फरगाना वैली कहा जाता था। तो ये जो इलाका है, यहाँ पे तैमूर के डिसेंडेंट्स रूल करते रहते हैं, दे कंटिन्यू टू रूल। उन्हीं तैमूर के डिसेंडेंट्स में से एक था जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। अब ये जो उमर शेख मिर्जा थे वो इस इलाके के रूलर थे, लेकिन जो इंसान पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना ही होता है। तो उमर शेख मिर्जा की भी डेथ हो जाती है, उमर शेख मिर्जा का इंतकाल हो जाता है, और उसके बाद यानी कि उमर शेख मिर्जा के बाद उनको सक्सीड करता उनका बेटा, जैसा कि नॉर्मली होता था कि फिर रूलर के मरने के बाद में उसका बेटा उसको सक्सीड करता था। हेरिडिटरी रूल में ऐसा ही होता है। तो उमर शेख मिर्जा के बाद में उनको सक्सीड करता है उनका बेटा, जिसका नाम होता है जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन। अब ये जो जहीरुद्दीन होते थे, इनको बाबर के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जब उमर शेख मिर्जा की डेथ होती है, तो उमर शेख मिर्जा की डेथ के बाद में ये जो जहीरुद्दीन बाबर होते हैं, ये उस समय बहुत छोटी उम्र के होते हैं। लगभग उनकी उम्र उस वक्त 10 साल के आसपास रही थी, है ना। हमको कोई सर्टिफिकेट्स तो उनके हैं नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट की एग्जैक्टली कितनी उम्र थी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 साल के आसपास उनकी उम्र रही थी। अब होता यह है कि वो रूलर तो बन जाते हैं, लेकिन आप जानते ही हो डर्टी पॉलिटिक्स। उमर शेख मिर्जा की डेथ के बाद उमर शेख मिर्जा के जो भाई होते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है कि यार ये 10 साल का लड़का, इसको क्या हम रूलर बनने देंगे इस इलाके का। तो इनके भाई, उमर शेख मिर्जा के भाई क्या करते हैं? कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और कॉन्स्पिरेसी करके कोशिश करते हैं कि मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर की वो हत्या कर दे, उनका असैसिनेशन कर दे, ताकि गद्दी खाली हो जाए और फरगाना के इलाके में बाबर की जगह उमर शेख मिर्जा के ब्रदर यानी कि बाबर के चाचा रूल करना शुरू कर दें। और इसी कॉन्स्पिरेसी की भनक कुछ लॉयल्स मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को दे देते हैं, जिसकी वजह से इनकी मदर, जिनका नाम कुतलुक निगार खानम था, वो, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, इंटरेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट भी है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर थे ना, इनको कहा जाता था चगताई तुर्क। इन्हें कहा जाता था चगताई तुर्क। अब इनको चगताई तुर्क क्यों कहा जाता था? इनको चगताई तुर्क इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इनके जो फादर थे, इनके फादर एक तुर्क थे, तैमूर के डिसेंडेंट थे, तो वो एक तुर्क थे। और इनकी जो मदर थी, यानी कि इनकी मम्मी, वो क्या थी? वो एक मंगोल थी। तो इनके फादर थे उमर शेख मिर्जा, और इनकी जो मदर थी वो थी कुतलुक निगार खानम, जो कि एक मंगोल थी। तो माँ की तरफ से, और ना सिर्फ मंगोल थी बल्कि चंगेज खान की डायरेक्ट डिसेंडेंट थी, चंगेज खान की डायरेक्ट डिसेंडेंट थी। तो भाई ये जो बाबर थे, फादर की तरफ से ये तैमूर के डिसेंडेंट थे, फादर की तरफ से ये तैमूर के डिसेंडेंट थे, और मदर की तरफ से ये किसके डिसेंडेंट थे? मदर की तरफ से ये चंगेज खान के डिसेंडेंट थे। तो इनके रगों में तुर्कों का खून भी था और इनके रगों में मंगोलों का खून भी था, और क्योंकि तुर्कों और मंगोलों दोनों का खून इनके रगों में मिक्स्ड था, इसीलिए प्योर टर्क नहीं थे, और सेंट्रल एशिया में इन्हें चगताई तुर्क कहा जाता था। इनको, इनके भाइयों को, इनकी बहनों को और इनके होने वाले बच्चों को, इन सभी के लिए ये कॉमन टर्म यूज की गई थी, जिसका मतलब होता है चगताई तुर्क। चगताई इसीलिए क्योंकि जो कुतलुक निगार खानम थी, इनकी मदर, वो चगताई खान की बेटी थी, चगताई खान के क्लैन से थी, इसलिए चगताई वर्ड वहां से आया और तुर्क वर्ड तैमूर से आया। तो ये चगताई तुर्क थे, ये एक फैक्ट है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। हिम्मत सिंह सिरोही, 1% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टुडे इज डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। मेरे ख्याल से 1% से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डेटा, लेकिन मेरे ख्याल से 1% से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि चंगेज़ खान, सही बात बोल रहे हो आप, चंगेज़ खान जो एक ऐसा रेडर था, उसकी स्ट्रैटेजी होती थी चंगेज़ खान की कि अपने एम्पायर के साथ साथ अपनी नस्ल को भी फैलाना है।
तो उसको हिस्ट्री में या मिलिट्री हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं द टैक्टिक्स ऑफ रेप एंड पिलेज। ऑब्जेक्टिव ये लोग क्या करते थे, किसी भी इलाके को जीत लेते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे उस इलाके को, पुरुषों को मार देते थे और वहाँ पे जितनी भी लेडीज होती थी उनको एनस्लेव करके रेप करते थे। इस बात को इंश्योर करते थे कि आने वाली जनरेशन मंगोल्स की हो। तो इसको बोलते हैं कि इन्होंने अपना रेशियल एक्सपेंशन भी किया टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ साथ। तो उसी का नतीजा है जो बात उन्होंने कही थी। पर खैर, हम बात करें भी मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर की, तो इनको चगताई तुर्क कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि मदर मंगोल थी चगताई खान के क्लैन से, और फादर जो इनके तुर्क थे तैमूर के क्लैन से। तो एक विशेष आइडेंटिटी इनके साथ जुड़ती है। लेकिन क्या फ़ायदा चगताई तुर्क होने का भी? सही बात तो ये थी, सच तो ये था कि इनको फरगाना से खदेड़ दिया गया था। वो तो वक्त रहते कुछ लॉयल लोग थे जिन्होंने कि बाबर को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी होने वाली है, तो वो सही वक्त रहते जान बचाकर निकल गए। और निकल के कहाँ आ गए? अफगानिस्तान के इलाकों में आ गए। अब देखो, अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का बहुत नाम आता है, अफगानिस्तान का हमारी हिस्ट्री के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, और आप देखते हो कि भाई करंट सिनेरियो में भी अफगानिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो मैं थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान है कैसा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस नक्शे में आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान एक ऐसा इलाका है, इसकी जियोग्राफी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। ये अफगानिस्तान जो है ना, इसका जो बीच का इलाका है, ये ऐसा जो इलाका है, ये ऐसा जो इलाका है अफगानिस्तान का, ये हाईलैंड है, ये एक प्लेट्यू जैसा इलाका है। देखो, इंडिया की जियोग्राफी के साथ साथ आपने अफगानिस्तान की जियोग्राफी को भी सीखना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स हैं इस तरह से चलते हुए, और इधर फिर ये आगे पामीर से जुड़ जाते हैं, और ये बीच में एक पठार का इलाका है, उठा हुआ इलाका है, टेबल लैंड जैसा इलाका है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर जितने भी सेटलमेंट होते हैं, या तो इधर नॉर्थ में होगा सेटलमेंट, या फिर इधर खुरासान की तरफ होगा सेटलमेंट, या फिर इस तरफ सेटलमेंट होगा, यानी कि हिंदू कुश के पहाड़ों की तरफ, यानी कि दक्षिण और पूर्वी अफगानिस्तान की तरफ। तो जब बाबर आते हैं तो बाबर यहाँ पे आते उत्तर के इलाकों में, और उत्तर में हिंदू कुश के रास्तों से होते होते ये ईस्टर्न अफगानिस्तान के इलाकों में आके सेटल हो जाते हैं। जो आज काबुल और उसके आसपास के इलाके हैं, उसी काबुल और उसके आसपास के इलाकों में मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर अपनी छोटी मोटी टुकड़ियां और ट्रूप्स जो अभी भी उनके लिए लॉयल थे, उन्हें लेकर आ जाते हैं और इस इलाके में बस जाते हैं। अब बाबर की लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या था? बाबर की लाइफ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक था, कम से कम इस वक्त तक, और वो एक ऑब्जेक्टिव बाबर की लाइफ का था कि कैसे भी करके फरगाना को दोबारा हासिल करना है। समरकंद, बुखारा, फरगाना, इन इलाकों को दोबारा हासिल करना है, क्योंकि बाबर के लिए वही उनका मादरे वतन था, वही उनका मदरलैंड था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाबर हैड नो इंटरेस्ट और नो एम्बिशन टू एंटर इनटू इंडिया। उस वक्त बाबर के लिए भारत में घुसने का ना कोई इंटेंशन था, ना ही कोई महत्वाकांक्षा थी, कोई एम्बिशन नहीं था। एम्बिशन क्या था? एम्बिशन था कि जो खो गया है मेरे हाथ से, जो खो गया है मेरे हाथ से, यानी कि क्या खो गया है? फरगाना, उसे दोबारा हासिल करना, अपने चाचाओं को डिफीट करना और दोबारा फरगाना में अपने पहुंचना और वहां पे रूल करना। ये छोटी सी ख्वाहिश थी इनकी, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने की इन्होंने कुछ कोशिशें भी की। इन्होंने अफगानों को अपने साथ में जोड़ा। इस इलाके में जो अफगान, जो पश्तून रहते थे, उन पश्तूनों को अपने साथ में जोड़ा। जो पुराने सेंट्रल एशिया के ट्रूप्स इनके थे, जो कुछ लॉयल्स इनके साथ आए हुए थे, वो तो थे सही इनके साथ में, कुछ अफगानों को भी अपने साथ जोड़ा। ऐसे करके इन्होंने एक छोटी मोटी फौज बनाई, छोटी मोटी आर्मी बनाई, और इन्होंने फरगाना में कोशिश करी इन्वेजन करके, अपने चाचाओं को डिफीट करके दोबारा उसको हासिल करने की। लेकिन नतीजा सिफर रहा, नतीजा कुछ भी नहीं निकला, नतीजा इनके हक में नहीं गया। इन्होंने एक नहीं दो बार कोशिश करी थी, और दोनों बार इनको जंग में हार का सामना करना पड़ा, और दोनों बार जंग में हार का सामना करके इनको फिर जान बचा के वापस यहाँ पे आना पड़ा। अब क्या होता है कि बाबर पहले तो फरगाना से खदेड़ दिए गए, उसके बाद बाबर ने कोशिश करी कि दोबारा अपनी फौज को रेज करें, और फौज को रेज करके फरगाना के ऊपर अटैक करके उसको हासिल करें। उसकी कोशिशें भी करी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार फेलियर ही हाथ लगा। और ऐसे में वो हताश भी हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे हताश। तब इनको एक बात रियलाइज हुई, बाबर को एक बात का रियलाइजेशन हुआ दो लड़ाइयां हारने के बाद। अब वो बात ये थी कि मुझे एक और ज्यादा मजबूत फौज बनानी पड़ेगी, और एक ज्यादा बड़ी फौज बनानी पड़ेगी। आई नीड टू हैव अ लार्ज आर्मी, मेरे पास एक बड़ी फौज होनी चाहिए, और अगर मेरे पास एक बड़ी फौज होगी तो फिर मैं वापस फरगाना की तरफ बड़ी ताकत से हमला कर सकता हूं, और अपने राइवल्स को डिफीट करके दोबारा अपने मदरलैंड के अंदर जा सकता हूं। ये इनकी इच्छा थी कि मेरे को एक बड़ी फौज बनानी होगी। लेकिन दोस्तों, बड़ी फौज बनाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। बड़ी फौज बनाने के लिए, बड़ी फौज को मेंटेन करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। अब आप सोचो कि इस इलाके में
क्या ही पैसा इनको मिलता होगा। ये जो थोड़ा बहुत इलाका इनके पास में था, इस थोड़े बहुत इलाके के अंदर इनको क्या आमदनी होती होगी, क्या होता है। वैसे ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो दुनिया में खेती करने वालों में सबसे पहले थे। अगर हम देखते हैं ना भारत का इतिहास भी जब हम पढ़ते हैं, तो हमको एग्रीकल्चर के सबसे पहले एविडेंसेस कहाँ मिले, मेहरगढ़ में मिले। मेहरगढ़ कहाँ है, बिल्कुल वो बलूचिस्तान में अफगानिस्तान की बॉर्डर के नजदीक। तो ऐसी बात नहीं कि अफगानिस्तान में खेती बाड़ी नहीं होती थी, लेकिन अफगानिस्तान की जियोग्राफी खेती बाड़ी को लार्ज स्केल पर सपोर्ट करने में नाकामयाब है। अफगानिस्तान की ज्योग्राफी सपोर्ट नहीं करती बहुत बड़े लेवल पे खेती बाड़ी को, जैसी कि भारत के अंदर सपोर्ट करती है। और यही वजह है कि इन इलाकों को कब्जा करने के बाद भी बाबर को कोई खास रेवेन्यू यहाँ से नहीं मिलता था। एज ए रिजल्ट ऑफ, अच्छा कनिष्क के दौर का जमाना होता तो शायद सिल्क रूट से रेवेन्यू ले लेते, लेकिन अब वो सिल्क रूट भी एज सच कुछ बहुत ज़्यादा चलता नहीं था। और ऐसे में बाबर के पास में पैसे की बहुत कमी थी, पैसे की बहुत तंगी थी। अब बड़ी आर्मी भी बनानी है लेकिन पैसा भी नहीं है, तो क्या करें। या तो अपना आइडिया ड्रॉप कर दें कि चलिए छोड़िए, जो मिल गया जहाँ पे है वहीं रूल करते हैं, लेकिन नहीं। बाबर ने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मदरलैंड को दोबारा हासिल करके रहूंगा। मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, मैं कहीं से भी पैसा अरेंज करूंगा, एक बड़ी फौज बनाऊंगा और दोबारा सेंट्रल एशिया में रूल करूंगा। अब वो पैसा कहाँ से मिलेगा, अब वो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो वो पैसा मिलेगा भारत से। उन्होंने बोला कि भाई नज़दीकी तो इंडिया है, उस वक्त पाकिस्तान में इंडिया ही था ना, तो उन्होंने बोला कि बस यहाँ से इंडिया लग जाता है, और इंडिया में वेल्थ ही वेल्थ है। जैसे ही हिंदू कुश के पहाड़ों को पार किया, खैबर के दर्रों से होते हुए या गोमल के दर्रों से होते हुए, और सिंधु नदी को पार किया, जैसे ही सिंधु को पार किया पंजाब के लहलहाते खेतों में पहुंच जाएंगे। और यहाँ से अगर हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा, तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा उसके दम पे एक बड़ी फौज बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने, इन्होंने रेड्स करने शुरू कर दिए खैबर को पार करके। कहाँ पे रेड्स करने शुरू कर दिए, पंजाब के अंदर रेड्स करने शुरू कर दिए। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई पंजाब के गाँवों में, शहरों में, छोटे मोटे शहरों में, गाँवों में लूटपाट करेंगे। डाकू जैसे बन गए ये लोग भारत के लिए, और भारत के अंदर घुस के हमला करके गांव शहरों को लूटने लग गए। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर लूट के साथ ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी की जाए ताकि एक बड़ी फौज बना सकें और सेंट्रल एशिया को दोबारा जीत सकें। अब जरा हम ये देखें कि जब बाबर ये सब कुछ कर रहा था, जब बाबर ये सब कुछ कर रहा था तो भारत में किसका रूल चल रहा था। और तब भारत में रूल चल रहा था लोधी डायनेस्टी का। इब्राहिम लोधी थ्रोन पर बैठ चुके थे, और इब्राहिम लोधी की तारीफ हम पहले ही कर चुके हैं कि भाई किस तरह के वो रूलर रहे थे। और हमने ये भी जिक्र किया था कि पंजाब के इलाके में, और अगर नहीं भी किया था तो अभी कर देता हूं, कि पंजाब के इलाके में लोधी डायनेस्टी के गवर्नर साहब थे जिनका नाम था दौलत खान लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी के क्या हुआ करते थे, चाचा हुआ करते थे। और दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के बीच में बड़ी राइवलरी थी, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। और दौलत खान लोधी, अब जो बाबर के हमले हो रहे थे इसका सीधा सामना किसको करना पड़ रहा था, बाबर के इन डकैतियों का सीधा सामना करना पड़ रहा था इब्राहिम लोधी को नहीं, दौलत खान लोधी को। क्यों, क्योंकि वो पंजाब में बैठा हुआ गवर्नर था। तो ये बड़ा परेशान हो गए दौलत खान लोधी साहब, यार ये क्या हो रहा है, ये डाकू कहाँ से आ गए, ये आते बड़ी तेजी से हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं, भाग जाते हैं। और कहाँ कहाँ इनके लिए बॉर्डर लगाए, कोई फेंसिंग तो लगा नहीं सकते थे वो लोग, कहीं से भी खैबर के दर्रों से उतर के वो लोग आ जाते थे। तो दौलत खान लोधी एक तरफ इब्राहिम से परेशान था कि इब्राहिम उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, दूसरी तरफ दौलत खान लोधी परेशान था इस नए डकैत बाबर से, यार ये बार बार हमला कर रहा है, गांव शहरों को लूट रहा है। तो फिर दौलत खान लोधी ने क्या किया, दौलत खान लोधी बड़ा परेशान सोचता रहा, उसको एक आइडिया आया। दौलत खान लोधी को एक थॉट आया, उसको एक विचार आया, उसको एक आइडिया आया। आइडिया ये आया उसको, अच्छा दौलत खान लोधी ने भी थोड़ा R&D किया, उसने भी रिसर्च करी। उसने बोला कि यार ये डाकू कहाँ से आ गया लूटपाट करने के लिए, और ये बार बार लूटपाट क्यों कर रहा है ऐसे आके, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली बाबर के बारे में कि भाई ये मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर है, चगताई तुर्क है, फरगाना से खदेड़ा हुआ है, और दोबारा अपने मादरे वतन को हासिल करना चाहता है, और इसके लिए उसको पैसा चाहिए, और इसी पैसे के लिए पंजाब में लगातार हमले कर रहा है। तो उसे यानी कि दौलत खान लोधी को एक थॉट आता है, वो बोलता है कि यार बाबर का ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा, और पैसा इतना नहीं है पंजाब में जितना कि दिल्ली में है, क्यों ना मैं बाबर की मदद करूं दिल्ली पर हमला करने में। और अगर दिल्ली पर हमला कर दिया बाबर ने तो बाबर का काम भी हो जाएगा कि उसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उसको एक बड़ी आर्मी बनाने के लिए चाहिए। और अगर बाबर जीत गया तो मेरे रास्ते का कांटा यानी कि इब्राहिम भी हट जाएगा। ये राजनीति दौलत खान लोधी के दिमाग में आई, और दौलत खान लोधी ने बाबर से कांटेक्ट किया। उन्होंने कांटेक्ट करके दौलत खान लोधी ने बाबर से कहा कि भाई बाबर, ये जो आप छोटे मोटे हमले डकैतियां करते रहते हो यहाँ पे आके, इन डकैतियों की जगह क्यों ना आप दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दो, मैं आपको रास्ता दूंगा, मैं आपको मदद दूंगा, मैं आपको रास्ता दूंगा, मैं आपको मदद दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इब्राहिम लोधी रास्ते से हट जाना चाहिए, वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। तो हम दोनों अगर मिल जाएं
तो मेरा काम भी हो जाएगा कि इब्राहिम रास्ते से हट जाएगा, और आपका काम भी हो जाएगा कि आपको वो बेहिसाब दौलत मिल जाएगी जिसकी मदद से आप एक बड़ी फौज खड़ी करके अपने फरगाना में दोबारा जा सकते हो। अब बाबर को जब ये प्रपोजल मिला तो बाबर ने इसके ऊपर, जो भी बाबर का थिंक टैंक था, वो एडवाइजर्स थे, वो सारे इस प्रपोजल को लेकर बैठे, और इस प्रपोजल को लेकर बैठ के उन्होंने डिस्कशन किया, और काफ़ी डिस्कशन के बाद में उन्होंने ये तय किया कि अब वो हिंदुस्तान जाएंगे। दे विल गिव इट अ ट्राई, वो एक कोशिश करेंगे, क्योंकि दौलत खान लोधी बहुत स्ट्रांगली इनके सपोर्ट में है। यानी कि पूरा पंजाब बाबर के सपोर्ट में था। दौलत खान लोधी का सपोर्ट में होने का मतलब क्या है कि पूरा पंजाब इनके सपोर्ट में था। अब जब बाबर ये डिसीजन ले लेता है कि वो उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, दिल्ली को लूटेगा और वहां से वो वेल्थ मिलेगी। दिल्ली एक बड़ा शहर था ना, अभी भी बड़ा शहर है, तब भी एक बड़ा शहर हुआ करता था, बहुत वेल्दी शहर हुआ करता था, और मानना पड़ेगा दिल्ली को, कई बार इतिहास में लुटा दिल्ली, लेकिन हर बार खड़ा हो गया दोबारा एक अमीर शहर के तौर पे। कई बार देख, अभी 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 आपने देख लिया कि इसको जो है, पहले हम देखते हैं कि जब तुर्कों की जीत हासिल हुई थी तब ये गौरी के वक्त इसको लूटा गया था, उसके बाद फिर हमने देखा कि तैमूर के वक्त इसको लूटा गया था, लेकिन ये दो बार टूटने बिखरने के बाद भी दिल्ली का राइज हो गया। इस बीच मंगोलों के भी हमले हुए थे, और मंगोलों ने भी दिल्ली के ऊपर रेड्स करके उसको लूटा था अलाउद्दीन खिलजी के वक्त। तो दिल्ली कई बार लुटने के बाद भी दोबारा खड़ा हो गया, मानना पड़ेगा दिल्ली को भी। लेकिन अब एक बार और दिल्ली के लूटने की बारी थी, और इस बार इब्राहिम बचा सकता था दिल्ली को, अगर कोई बचा सकता था तो, क्योंकि दौलत खान लोधी तो बाबर के साथ हो गया था। लेकिन दौलत खान लोधी के साथ भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। अब होता क्या है यहाँ पे, बाबर भी राजनीति कर जाता है दौलत खान लोधी के साथ। बाबर आता है पंजाब में, बाबर अपनी ट्रूप्स के साथ आता है पंजाब के इलाके में, बड़ी अच्छी बात है, बाबर आ जाता है। इब्राहिम लोधी जो है उसका इस्तकबाल सॉरी दौलत खान लोधी उसका इस्तकबाल करते कि भाई आइए, वेलकम, स्वागत है आपका, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। बाबर दौलत खान लोधी को कहता है कि भाई वाह, तुमने हमारे एम्पायर को कितने अच्छे से चलाया। तो दौलत खान लोधी बोलता है तुम्हारा एम्पायर कहाँ से, ये तो लोधी डायनेस्टी है ना, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा थे, तो लोधी डायनेस्टी है, तुम्हारा एम्पायर कहाँ से। तो बाबर बोलता है नहीं 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 नहीं, आप शायद भूल गए, आप शायद भूल गए कि 1398 एडी में तैमूर, यानी कि मेरे बुजुर्ग तैमूर ने यहाँ पे हमला किया था और दिल्ली तक का इलाका जीत लिया था। और दिल्ली तक का इलाका जीतने के बाद में उन्होंने दिल्ली से लेके फरगाना तक अपने साम्राज्य को बनाया था, अपनी सल्तनत को बनाया था। तो ये तो मेरे बुजुर्गों का इलाका है, जीता हुआ इलाका है, हेरिडिटरी मेरा इलाका है, आपने इसको संभाला है बस मेरे लिए। अब बाबर ने उनको कहा कि अब देखिए, तैमूर के जाने के बाद कौन आए, सैयद आए, सैयद डायनेस्टी आई ना। तो बाबर ने उनको कहा कि सैयद कौन थे, खिजर खान कौन थे। खिजर खान तैमूर के ही तो अपॉइंट किए हुए ऑफिसर थे, लाहौर में बैठ के गवर्नरशिप करते थे। और आप लोग लोधी, आप लोग कौन हो, आप लोग सैयद के नौकर हो। तो बाबर ने दौलत खान लोधी को कहा कि आप हमारे नौकर के नौकर हो साहब, हमारा नौकर खिजर खान जिसने हमारे जाने के बाद इस इलाके को गवर्न किया, और उनके नौकर आप, जो उनके जाने के बाद आपने इस इलाके को गवर्न किया। तो आप निकले हमारे नौकर के नौकर, लेकिन हम आपकी पीठ थपथपाएंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छा रूल किया। अभी दौलत खान लोधी के पाँव के नीचे से जमीन खसक गई कि यार ये क्या, मैंने तो ये सोचा था कि ये लुटेरे की तरह आएगा, दिल्ली को लूटेगा, दिल्ली को लूटपाट करके निकल जाएगा और फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन ये तो सर पे बैठ गया आके बोल रहा है कि नौकर के नौकर हो। तो दौलत खान लोधी ने बोला कि नहीं यार, कुछ करना पड़ेगा, इसको यहीं से भगाना पड़ेगा बाबर को। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, बाबर जानता था कि दौलत खान लोधी ऐसा कुछ कर सकता है, इसीलिए बाबर ने दौलत खान लोधी को क्या कर दिया, यू आर अंडर अरेस्ट कर दिया। दौलत खान लोधी को जेल में डाल दिया पकड़ के कि भैया ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, या तो मेरे साथ हो जाओ, और अगर मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो जाओ जेल के अंदर जाके बैठो, और उसको जेल में डाल दिया। तो वो दौलत खान लोधी जिसने बाबर को बुला लिया था पंजाब के अंदर ये सोच के कि मेरे रास्ते का कांटा हटा देगा, वो तो पहले तो वही हट गया, उसी को जेल में डाल दिया। ये कहते हैं ना, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला पहले उस गड्ढे में गिरता है। तो ये दौलत खान लोधी के ऊपर ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। अब दौलत खान लोधी के बाद में उसका बेटा था दिलावर खान। तो बाबर ने दिलावर खान को कहा कि देख भाई, तेरा क्या इरादा है, तू ये बता दे, तू भी अपने बाप की तरह ही है क्या, मुझे अपोज करेगा या मेरे ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करेगा। तो दिलावर खान देख लेता है कि भैया ऊंट जो है अपनी करवट नहीं बैठा हुआ है, दूसरी करवट बैठा हुआ है। दिलावर खान बोलता है कि नहीं महाराज, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं मेरे पापा के साथ नहीं हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा पंजाब की तरफ से, आप आगे बढ़िए। तो बाबर दिलावर खान को पंजाब का गवर्नर अपॉइंट कर देता है, यानी कि दौलत खान के बेटे को, और पंजाब के अंदर अपने कुछ ट्रूप्स छोड़ता है, यानी कि पंजाब के इलाके को सिक्योर कर देता है बाबर। और पंजाब के इलाके को सिक्योर करने के बाद उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ता है, नॉर्थ इंडिया की तरफ आगे बढ़ता है बाबर।
बाबर लगभग 12,500 के टुकड़ी लेके आगे बढ़ता है, क्योंकि बाबर की जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा था, ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं तो जिंदा था नहीं तब, पैदा ही नहीं हुआ था, तो मुझे कैसे पता? तो मुझे पता है एक लिटरेचर की मदद से जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर ने तुर्की जुबान के अंदर अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है, अपनी आत्मकथा को लिखा है। तो उसके अंदर जो स्टोरी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर अब आगे बढ़ता है, अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे छोड़ देता ताकि पंजाब का रास्ता उसके लिए सिक्योर रहे। उस कंडीशन के लिए कि अगर इब्राहिम के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ता है, अगर इब्राहिम के अगेंस्ट पराजय का मुंह देखना पड़ता है, तो वापस भागने के लिए रास्ता हो अफगानिस्तान के पहाड़ों में, है ना? क्योंकि आज हमको पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीता, लेकिन उस दिन बाबर को थोड़ी पता था कि पानीपत की लड़ाई में कौन जीतेगा। तो बाबर अपने रिट्रीट के रास्ते को सिक्योर कर देता है, अपने ट्रूप्स को पंजाब में डिप्लॉय कर देता है, और पंजाब में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करके लगभग 12,500 के ट्रूप्स को लेकर आगे बढ़ता है। अब देखिए, इब्राहिम की फौज बहुत लंबी चौड़ी थी, हालांकि उतनी ताकतवर नहीं रही थी अब दिल्ली की फौजें, जैसी कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि कम से कम 60-65 हज़ार और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक की 1 लाख तक की फौज इब्राहिम के पास, यानी कि दिल्ली सल्तनत के पास जरूर थी। अब इसके मुकाबले बाबर तुजुके बाबरी के अंदर लिखता है कि मेरे पास में 12,500 की फोर्सेस थी, तो कोई मैच ही नहीं है। अगर हम एक एवरेज भी ले लें कि इब्राहिम लोदी के पास 70,000-75,000 की फौज थी, तो भी 12,500 उसके सामने बहुत कम है। तो आखिर ये 12,500 के दम पर बाबर क्यों आगे बढ़ रहा था? दरअसल बाबर इन 12,500 टुकड़ी के दम पे आगे नहीं बढ़ रहा था, बाबर आगे बढ़ रहा था अपने पास मौजूद बंदूकों और तोपों के दम पे। बाबर इस बात को बखूबी जानता था कि अब तक हिंदुस्तान के रूलर्स तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी जो कि ओरिजिनली चाइना से आई थी, और चाइना से पहले सेंट्रल एशिया की तरफ आई थी ये टेक्नोलॉजी, तो सेंट्रल एशिया में ये गन पाउडर जिसको हम बारूद कहते हैं, इसके इस्तेमाल की शुरुआत हो चुकी थी। और ये इनको बोलते थे मस्किट राइफल्स। ये जो मैच ब्लॉक मस्किट राइफल्स होती थी और साथ ही साथ तोपें होती थी, इन तोपों और बंदूकों के दम पर बाबर को यकीन था कि वो छोटी फौज लेकर भी अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन के ऊपर हावी हो सकता है। अब आप एक बात आपके दिमाग में आएगी कि अगर बाबर इतना ही केपेबल था कि वो एक लंबी बारी भरकम इब्राहिम की फौज, दिल्ली की फौज से भिड़ने के लिए आगे आ गया, तो अपने चाचाओं के अगेंस्ट क्यों नहीं जीत पाया? परगाना के अंदर बैठे अपने चाचाओं के अगेंस्ट क्यों नहीं जीत पाया? इसीलिए नहीं जीत पाया क्योंकि इनके पास भी बंदूकें थी, इनके पास में भी बंदूकें थी। और इसीलिए बाबर को लड़ने की पूरी सीख, एक्चुअली बाबर को लड़ने की पूरी सीख उसके चाचाओं ने ही दी। बाबर को बेचारे को थोड़ी आती थी इतनी स्ट्रैटेजी। वो जब गया ना उसके चाचाओं से लड़ने के लिए और उसने जीतने की कोशिश करी, तो वहां पर जो दावपेच उसके चाचाओं ने उसके अगेंस्ट किए, उसी से बाबर को समझ में आया कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और इसी दम पर उस वहां पर हार कर बाबर ने जो सीखा, अब उसी का इम्प्लीमेंटेशन वो यहां पर करने वाला था। जो उसने सेंट्रल एशिया में हार के सीखा, वो अब नॉर्दर्न इंडिया में अप्लाई करने वाला था सेम टैक्टिक्स। और इसी दम पर वो जानता था कि भारत के अंदर उन टैक्टिक्स को और उन स्ट्रैटेजीज को और उन वेपन्स को कोई नहीं जानता, तो यहाँ पर ये काम आ सकती है। और इसीलिए जब बाबर आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ते 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 ये पहुंच गया प्रेजेंट डे हरियाणा के इलाके में। अब आप देखिए कि बाबर पंजाब में आ गया, पंजाब में आके दौलत खान लोधी को इम्प्रिजन कर दिया, इम्प्रिजन करके उस इलाके को पहले सिक्योर किया। उस इलाके को सिक्योर करने के बाद में पंजाब तक, हरियाणा तक आगे बढ़ गए बाबर साहब। और इब्राहिम लोधी ने कोई मूवमेंट ही नहीं किया था बाय दिस टाइम। इब्राहिम लोधी अपने ट्रुप्स को इकट्ठा कर रहे थे। उनको जब पता चला कि बाबर आ गया है, पंजाब के इलाके को उसने कैप्चर कर लिया है, तब तक इब्राहिम लोधी तैयारी ही कर रहे थे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। और बाबर अपनी छोटी लेकिन तेज चलने वाली फौज के साथ में प्रेजेंट डे हरियाणा के इलाके में आके बैठ गए। और यहां पर आकर इन्होंने पानीपत के नॉर्थ में, पानीपत के कई किलोमीटर्स नॉर्थ में अपने कैंप भी लगा लिए कि भाई ये इस जगह हम लड़ाई करेंगे। अब होता यह है कि बाबर जब उत्तर भारत के यानी कि हरियाणा के इलाके में आके अपने कैंप्स को लगाते हैं, तो उनको एक बात का रियलाइजेशन होता है। उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है, क्या रियलाइजेशन होता है मैं बताता हूँ। वो बोलते हैं कि यार मेरी आर्मी है ये है बाबर की आर्मी बी, और इब्राहिम की आर्मी है ये ये आई, इब्राहिम की आर्मी। तो बाबर ने बोला कि यार मैंने मैदानी इलाके में अपने कैंप तो लगा लिए, मेरे पास में बंदूकें भी है, लेकिन इब्राहिम की कुछ भी हो जाए, इब्राहिम की आर्मी का विंग स्पैन बहुत बड़ा है। और ऐसे में इब्राहिम की आर्मी अगर दाएं और बाएं से हमला करके इनको घेर लेती है, तो इनका बच के निकलना मुश्किल हो सकता है, ये मारे जाएंगे। और कुछ टुकड़ियां अगर पीछे आके खड़ी हो जाए, तो इनके रिट्रीट के रास्ते भी रुक जाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे बाबर को ये बात समझ में आई कि दूर दूर तक फैले खुले मैदान के अंदर लड़ना सही नहीं होगा। दूर दूर तक फैले हुए खुले मैदान के अंदर लड़ना सही नहीं होगा। इसीलिए मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने अपने एडवांस स्काउट्स को
अपने बहुत सारे घुड़सवारों के, जो घुड़सवार जैसे फौज में क्या होता है कि मुख्य जो टुकड़ी होती है उससे आगे बढ़ के जो इन्फॉर्मेशन गैदर करके आते हैं दुश्मन के इलाके में, छोटी छोटी टुकड़ियां, इन्हें एडवांस स्काउट्स कहा जाता है। तो बाबर ने अपने कुछ एडवांस स्काउट्स को यहाँ पे कहा कि यार इससे पहले कि इब्राहिम की फौज आके सामने खड़ी हो जाए, जाओ वो इलाके में फैल जाओ और इलाके में जाके कोई ऐसी जगह ढूंढ के लाओ जहां पर हमको दाएं और बाएं से नेचुरल डिफेंस मिल रहा हो, या हम कुछ कर सकें जहां दाएं और बाएं से हम एक डिफेंस कर सकें, ताकि इब्राहिम की फौज अगर हम पे हमला करे तो उसके पास हमला करने का सिर्फ एक ही रास्ता हो और वो हो सीधा, दाएं और बाएं से नहीं। क्योंकि दाएं और बाएं से अगर हम पे हमला हो गया तो हमारी सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। और ऐसा क्यों है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जब बाबर के एडवांस स्काउट्स अलग अलग जगहों पर घूमते हैं तो कुछ स्काउट्स पानीपत से लौट के आते हैं, वो पानीपत की जगह को देखते हैं जो प्रेजेंट डे हरियाणा में, और वो आके बताते बाबर को कि एक शहर है, एक टाउन है पानीपत, और वहां पर हमको ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन मिली है जहां पर कि हमको दाएं और बाएं दोनों तरफ से नेचुरल डिफेंस मिल रहा है, और वहां पर अगर हमने अपना पड़ाव डाल लिया, वहां पर अगर हमने अपने मोर्चे बना लिए तो इब्राहिम के पास सीधा हमला करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। और तब बाबर अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देते हैं कि स्विफ्ट मूवमेंट करो, आगे बढ़ो और पानीपत में जाके अपन अपना मोर्चा बनाएंगे। और फिर बाबर पानीपत की तरफ आगे बढ़ते हैं। वरना ये लड़ाई पानीपत में नहीं होती, उसके नॉर्थ में होती, लेकिन बाबर ने अपना दिमाग चलाया और उसने बोला कि यार खुले मैदान में बंदूकों के दम पे भी हम एक बड़ी फौज से नहीं जीत पाएंगे, अगर उसने दाएं बाएं और पीछे से हम पे हमला कर दिया तो अब ये एडवांस स्काउट्स की मदद से उस जगह पहुंचते हैं जो एडवांस स्काउट्स ने चूज करी थी कि यहां पर मोर्चा लगा के हमको लड़ाई करनी है। अब वो जो मोर्चा लगा था वो मोर्चा किस तरह से लगा था ये इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहां पर जैसे आप देख सकते हो ये है पानीपत का टाउन, ये है पानीपत का, बड़ा टाउन था पानीपत का ऐसा यहाँ पे। तो अब ये जो टाउन था ना, इस टाउन की वजह से इब्राहिम की फौज इधर से हमला नहीं कर सकती थी। और ये जो हिस्सा था, इस हिस्से में बाबर ने क्या किया था, ट्रेंचेस खोद दिए थे, बहुत सारे गहरे ट्रेंचेस खोद दिए थे, और उन ट्रेंचेस को खोद के, बहुत गहरे ट्रेंचेस खोदने के बाद में वहां पे बहुत ही इरेगुलरली और आड़ी टेढ़ी लकड़ियां काट के बिछवा दी थी। बाबर ने गड्ढे खोदे और गड्ढे खोद के यहाँ पे गड्ढों के अंदर क्या क्या बिछा दी, लकड़ियां। अब इससे क्या होगा कि भाई अगर इस तरफ से हमला करेगा इब्राहिम, अगर इब्राहिम बाबर के लेफ्ट की तरफ से हमला करेगा तो पहले तो उसको गड्ढा मिलेगा, और अगर गड्ढे में भी उसकी ट्रूप्स उतरे, घोड़े उतरे, तो आप इमेजिन करो एक के ऊपर एक लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं, तो वो फुट होल्ड ही नहीं कर पाएंगे अपना, और वहीं फंस के रह जाएंगे उनके घोड़े और इवन इन्फेंट्री भी। तो बाबर ने एक तरफ क्या किया, ट्रेंचेस खोद दिए गहरे, और इधर एक नाला भी था, और नाले के नजदीक ही उसने ट्रेंचेस को खोदा था। तो इधर एक नाला भी निकल रहा था, ट्रेंचेस भी खोद दिए, उसमें लकड़ियां भी बिखेर दी। इधर पानीपत का टाउन एक नेचुरल डिफेंस इनको प्रोवाइड कर रहा था। और अब ऐसे में इब्राहिम के सामने अगर कोई रास्ता था हमला करने का तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल अटैक था, और यही बाबर चाहता था। बाबर यही चाहता था कि इब्राहिम फ्रंटल अटैक करे, क्योंकि बाबर की सारी योजना का सक्सेस इसी बात पे डिपेंड करता था कि इब्राहिम सीधा हमला करेगा। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अच्छा, एक बात यहाँ पे सोचने वाली है, बाबर पंजाब में आ गया, बाबर ने दिलावर खान को इम्प्रिजन कर लिया, दौलत खान को इम्प्रिजन कर लिया, दिलावर खान को गवर्नर बना दिया, आगे भी बढ़ गया, एडवांस स्काउट्स को भेज के जगह भी ढूंढ ली, ट्रेंचेस भी खुदवा दिए, वहां पे लकड़ियां भी बिछवा दी, अपने फॉर्मेशन भी बना लिए। अब तक इब्राहिम का कोई पता नहीं था, इब्राहिम का अब तक कोई पता नहीं था। अगर इब्राहिम वक्त रहते आ जाता तो क्या बाबर को ये सब करने का मौका मिलता? देखिए यहाँ पे इस लड़ाई में अगर इब्राहिम की हार होती है तो उसमें उसका बहुत ज्यादा दोष है। अच्छा, एक और चीज करी थी बाबर ने एक और चीज करी थी, और वो एक और चीज क्या थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो चीज है ना, ये है कार्ट। जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में से बैल को निकाल दो, क्या बचती? सिर्फ गाड़ी बचती। ये जो कार्ट होती थी, यहां से लेके यहां तक 700 कार्ड्स अरेंज करी थी बाबर। भाई बाबर कोई ये लोकल लड़का नहीं था हरियाणा का, वो तो सेंट्रल एशिया से आया था। उसके बाद भी आप सोचो कि उसने 700 कार्ड्स अरेंज कर ली, और 700 कार्ड्स अरेंज करके सीधी जमा दी। अब बाबर ने अपने फॉर्मेशंस कुछ इस तरह से जमाए, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग, और ये वैनगार्ड, वैनगार्ड मतलब कि फ्रंट या सेंटर। पीछे इन्होंने रखा राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, और उन दोनों के बीच में बाबर ने अपने आप को पोजीशन किया। और यहां पर फार राइट में उन्होंने, को बोलते हैं बाबर के राइट में राइट तुलुगमा, और इसको बोलते हैं लेफ्ट तुलुगमा। मिलिट्री टर्म्स में, सेंट्रल एशिया के मिलिट्री टर्म्स में एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो टुकड़ियां तैनात होती थी उन्हें तुलुगमा कहा जाता था, जो दुश्मन के ऊपर अचानक हमला करने के लिए ट्रेंड होती थी। तो बिल्कुल फार राइट और फार लेफ्ट में इन्होंने तुलुगमा को अपॉइंट किया।
सामने इन्होंने बिछा दिए बैलगाड़ियां। बैलगाड़ियां भी कैसे इन्होंने बड़ी आर्टिस्टिकली बिछाई। एक बैलगाड़ी को रखा और उस बैलगाड़ी पे खड़े होके वहां से एक तीर छोड़ा, बहुत ताकत से नहीं, हल्का सा एक तीर छोड़ा। वो तीर जहां जाके गिरा वहां दूसरी बैलगाड़ी लगाई, फिर उस पे खड़े होके दूसरा तीर छोड़ा। तो इसको हम कहते हैं मिलिट्री स्ट्रेटेजी में वन एरो शॉट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से एक तीर की दूरी पे इन्होंने 700 बैलगाड़ियों की कतार खड़ी कर दी। ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर इब्राहिम किसी तरह से फ्रंटल अटैक करने में भी सक्सेसफुल हो जाए तो उसको बहुत सारी बैलगाड़ियां सामने दिखे जो अगेन उसके मोमेंटम को तोड़ दे, अगेन उसके मोमेंटम को क्या कर दे, तोड़ दे बुरी तरह से। अभी जो बैलगाड़ियां थी, इन बैलगाड़ियों के बीच में इन्होंने ट्रेंचेस खुदवा दिए थे। बैलगाड़ियों के बीच में जो इन्होंने छोटे छोटे ट्रेंचेस खुदवा दिए थे जिसमें से निकलने का बहुत कम रास्ता था। ऐसा रास्ता था कि कुछ घुड़सवार निकल सकते थे बस। और इन बैलगाड़ियों के बीच में इन्होंने तोपें भी लगा दी। बैलगाड़ियों के बीच में डिस्टेंस काफी था ना, क्योंकि वन एरो शॉट थे, तो थोड़ा सा टेंच भी खोद दिया, तोपें भी लगा दी और निकलने के लिए बहुत कम रास्ता रखा। इस तरह से बाबर ने इंश्योर किया कि लेफ्ट और राइट तो पूरी तरह सिक्योर हो ही सही, लेकिन साथ ही साथ फ्रंटल अटैक भी अगर इब्राहिम करता है तो आसान नहीं हो उसको इस पोजीशन को ओवररन करके अंदर की तरफ आना। तो इस तरह से बाबर इस लड़ाई में एक इन्वेडर था, बाबर इस लड़ाई में एक हमलावर था, लेकिन बाबर ने फॉर्मेशन अपना पूरा कंप्लीटली डिफेंसिव बना दिया। वही इब्राहिम इस लड़ाई के अंदर एक्चुअली एक डिफेंडर था जो अपने शहर दिल्ली को बचाने के लिए लड़ने आया था, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी बाबर ने स्ट्रेटेजी बना के कि इब्राहिम को हमला करना पड़ा। पहला हमला इब्राहिम को करना पड़ा। इब्राहिम की सबसे बड़ी ताकत, उसकी फौज की सबसे बड़ी ताकत थी उसके हाथी। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं उसके हाथी। ये जो हाथियों के ऊपर बहुत निर्भर कर रहे थे। आपको तो पता ही है कि इंडिया के अंदर जो लड़ाइयाँ होती थी इसमें हाथी, वॉर एलिफेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था। तो इब्राहिम भी अपने कई सौ हाथियों के ऊपर बहुत रिलाय कर रहा था। पीछे इब्राहिम की कैवलरी और इन्फेंट्री थी। इंडिया की जो इन्फेंट्री हुआ करती थी उस वक्त, ये इंडिया की जो इन्फेंट्री, दिल्ली सल्तनत की जो इन्फेंट्री होती थी, ये उसका वीक पार्ट होता था, उसका कमज़ोर हिस्सा होता था। दिल्ली सल्तनत की कैवलरी ठीक ठाक हुआ करती थी, एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन इन्फेंट्री वीक होती थी। अब होता यह है कि पहले जो है बाबर गोलाबारी करना शुरू करता है धड़ाधड़। अब इस गोलाबारी का कोई जवाब तो दे ही नहीं सकते थे, इस गोलाबारी का कोई जवाब दिया ही नहीं जा सकता था। क्यों नहीं दिया जा सकता था? क्योंकि थी नहीं, तो कहाँ से जवाब देंगे। तो जब गोलाबारी होनी शुरू हुई, धमाके हुए तोपों के और गोले आके यहाँ गिरने लग गए इब्राहिम के कैंप के आसपास, तो ये जो हाथी थे, जो एलिफेंट्स थे, ये एलिफेंट्स घबरा गए। जो धमाके हो रहे थे तोप के चलने की वजह से और जो गोले आके टकरा रहे थे, तो हाथी बड़ी बुरी तरह से घबरा गए। तो कुछ हाथी तो पलट गए और कुछ हाथी पलट के अपनी ही टुकड़ियों को रौंदते हुए वापस पीछे की तरफ भागने लग गए। तो लड़ाई की शुरुआत में ही इब्राहिम को काफी लॉस हो गया, लेकिन इब्राहिम ने ऑर्डर्स दिया कि जो भी बचे खुचे हाथी हैं और जो घुड़सवार हैं उनको ऑर्डर्स दो कि वो आगे हमला करें। और ये जब हमला होना शुरू होता है तब ये तोपें और बंदूकें बिल्कुल निशाना साध के आगे बढ़ती हुई इब्राहिम की फौज के ऊपर निशाने लगाना शुरू करती है, शूट करना शुरू करती है, जिससे कि लगातार हैवी कैजुअलिटीज होना शुरू हो जाती। इब्राहिम की फौज के सैनिक धड़ाधड़ युद्ध में गिरना शुरू हो जाते हैं, जबकि अभी तक तो उन्होंने एनिमी को कांटेक्ट ही नहीं किया था, अभी तक तो एनिमी से भिड़े ही नहीं थे। और सिर्फ तोपों और बंदूकों के दम पर इब्राहिम की फौज की हैवी कैजुअलिटीज होनी शुरू हो जाती। हाथी पूरी तरह से डीमोरलाइज हो चुके थे और हाथी घबरा चुके थे। बहुत सारे हाथी तोपों का गोला लगने की वजह से या तो घायल हो गए थे या मारे गए थे, कुछ हाथी भाग गए थे। तो ये जो एडवांटेज था इब्राहिम को, ये एडवांटेज ना सिर्फ खत्म हो गया बल्कि ये एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी तब्दील हो गया, क्योंकि ये हाथी जब पीछे पलट के जा रहे थे तो अपनी ही फौज को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर भी इब्राहिम ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी टुकड़ियों को ऑर्डर्स दिया कि यहां से हमला करो, और कुछ टुकड़ियों को ऑर्डर्स दिया कि यहाँ से हमला करो। लेकिन जैसे वो यहाँ से हमला करने के लिए आते, ये तुलुगमा आगे आ जाते और तुलुगमा आगे आके इब्राहिम की टुकड़ियों के ऊपर तीरों की बौछार कर देते। ऐसी तीरों की बौछार होती इब्राहिम की टुकड़ियों के ऊपर कि उनको अपनी जान बचाने के लिए इधर आना पड़ता। जैसे ही इब्राहिम की टुकड़ियां इधर आती, तोपों की और बंदूकों की रेंज में आ जाती, और जैसे ही वो तोपों और बंदूकों की रेंज में आती वो फिर मारी जाती। तो ये लेफ्ट और राइट की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे थे, इब्राहिम कर रहा था, ये फेल हो रहे थे। फ्रंटल असॉल्ट्स जो बाबर के ऊपर कर रहा था, वो फ्रंटल असॉल्ट्स कुछ काम नहीं आ रहे थे। अब अगले सीन में सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि इब्राहिम के ज्यादातर ट्रूप्स जो कमिट हो जाते हैं, बाबर के खेमों को तोड़ने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, वो घेर लिए जाते हैं। तुलुगमा अपनी पोजीशन से आगे आ जाते हैं और उनके साथ राइट लेफ्ट विंग्स भी आ जाते हैं, और इस तरह से वो आके घेराबंदी कर देते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कार्ड्स लगी हुई है, इन कार्ड्स को पार नहीं कर पाए इब्राहिम और उसके सोल्जर्स। ऊपर से गोलाबारी और तोप के गोलों का बड़ा निशाना बने, दाएं और बाएं से उनके ऊपर तीरों की लगातार बौछार होती रही। कुछ टुकड़ियां यहां से ये सब देखकर रिट्रीट कर जाती है, और इन्हीं सबके बीच में
इन्हीं सब के बीच में इब्राहिम मारा जाता है। इब्राहिम जो इस लड़ाई से भागा नहीं, लड़ता रहा। इब्राहिम के पास में ये ऑप्शन था कि वो इस लड़ाई से भाग सकता था, लेकिन इब्राहिम वांटेड टू फाइट टिल द लास्ट मैन लास्ट राउंड, लेकिन वहां तक बात पहुंच नहीं पाई इब्राहिम के लिए, और इब्राहिम इस लड़ाई के अंदर मारा गया। इब्राहिम के इस लड़ाई में शहीद होते ही, इब्राहिम के इस लड़ाई में मार्टियर होते ही बच्ची खुची अफगान फौज जो यहाँ पे फंसी हुई थी, या तो वो भी मारी जा रही थी या वो भागना शुरू कर देते हैं, और अफगान खेमे में भगदड़ मच जाती, इब्राहिम लोदी के ट्रूप्स में भगदड़ मच जाती है। धीरे धीरे ये ट्रूप्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पीछे आ जाते हैं और यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं इब्राहिम की भागती हुई फौज को, और यहाँ से करना शुरू करते हैं हैमर। और फाइनली ये ब्लॉक एंड हैमर की टैक्टिक्स को यूज करके कंप्लीट राउटिंग कर देते हैं, कंप्लीट एनाइलेशन कर देते हैं अफगान फोर्सेस का। सुजुके बाबरी में बाबर इस बात को लिखता है कि लड़ाई सुबह शुरू हुई थी और जब सूरज भाले की नोक के ऊपर पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। यानी कि सूरज भाले की नोक पर पहुंचा, मतलब हम एस्टिमेट लगाते हैं कि 3 घंटे के आसपास ये लड़ाई चली होगी। विद इन 3 आवर्स या इन 3 आवर्स, लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर इब्राहिम की लंबी चौड़ी फौज को डिफीट कर दिया, एनाइलेट कर दिया, राउट कर दिया 12,500 की फोर्सेस ने। बहुत सारे मॉडर्न स्कॉलर्स मानते हैं कि शायद बाबर ने अपनी तारीफ करने के लिए अपनी फोर्सेस के नंबर को शायद बहुत कम बताया। तो अगर इस बात को भी कंसिडर करें तो भी मॉडर्न हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि 20,000 से ज़्यादा उसकी फौज नहीं रही होगी, 20,000 से ज़्यादा उसकी फौज नहीं रही होगी। तो ये मानने वाली बात है कि 20,000 की एक फौज ने अपने से कम 4 गुना 4 टाइम्स हेवियर आर्मी को डिफीट कर दिया, सुपीरियर वेपन्स और सुपीरियर टैक्टिक्स के दम पे, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये बात देखो, मैं बैटल्स वगैरह जो है कभी कभी डिटेल्स में बता देता हूँ। ये वाला बैटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। मैंने आपको ये वाला बैटल भी डिटेल में बताया, तालीकोटा की लड़ाई भी डिटेल में बताई थी, शायद अलेक्जेंडर के कुछ बैटल वगैरह भी मैंने डिटेल में बताए थे। आने वाले वक्त में भी कोई एक आध ऐसा बैटल होगा जो शायद मैं कुछ थोड़ा डिटेल में बताऊँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग, आप में से बहुत से लोग आने वाले वक्त में भारत के मिलिट्री लीडर्स बनने वाले हैं, लिटरली मिलिट्री लीडर्स बनने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग जब एनडीए के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे, नेवी एयरफोर्स कुछ भी ज्वाइन करेंगे, तो बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस पे आप जाओगे। आप लोग उन पोजीशंस पे जाओगे जो लोग स्ट्रेटेजाइज करते हैं लड़ाई को। ऐसा नहीं है आपको एकेडमी में बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा और फर्दर आपकी मिलिट्री करियर में भी आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है आपसे इन चीज़ों को डिस्कस करने का, तो इसके थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको। और वो मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ आपको कि लड़ाई के अंदर जीत इस बात से तय नहीं होती कि दुश्मन की स्ट्रेंथ कितनी है, दुश्मन संख्या में कितना ज़्यादा है। आपने एक बात को देख लिया कि लड़ाई के अंदर जीत इस बात से तय होती है कि दुश्मन को, आपके पास वेपन्स कैसे हैं और आपकी रणनीति कैसी है। पृथ्वीराज चौहान के केस में भी हमने ये देखा था ना कि बहुत ताकतवर फौज थी पृथ्वीराज चौहान की। तराइन की पहली लड़ाई में जिस पृथ्वीराज की फोर्स ने गौरी को रौंद के रख दिया था, वही की वही फोर्स अगली लड़ाई में हार जाती है। यहाँ पे भी हम इब्राहिम के केस में यही बात देखते हैं। तालीकोटा में भी कल हमने यही देखा, एक बड़ी ताकतवर विजयनगर की फोर्स अपने से कमजोर फोर्स से हार गई। और हर बार आप सारी लड़ाइयों को देखोगे तो एक कॉमन चीज आपको निकल के आएगी, टैक्टिक्स। और ये टैक्टिक्स, रणनीति, स्ट्रेटेजी, वेपन्स, यही होता है जो जीत दिलाता है। तो आगे चल के जब आप एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बनोगे और आने वाले वक्त में हमारे देश के लिए रणनीति बनाओगे, तब इस बात को अपने दिमाग में रखना कि जीत उसी की होती है जो यहाँ से लड़ता है, दिमाग से लड़ता है। ये हथियार, ये बॉडी और इक्विपमेंट्स, ये सब बहुत बाद की चीज़ें होती है। लड़ाई यहाँ से लड़ी जाती है। अच्छा, लड़ी कहीं से भी जाती है, जीती यहाँ से जाती है लड़ाई। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इन बैटल्स के थ्रू हमको यही चीज़ समझ में आती है। बहरहाल बाबर की जीत हो गई और जो हमारा उद्देश्य था कि मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, उस बात को भी हमने इसी के साथ में समझ लिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि बाबर के लिए अकेली ये एक चुनौती थी। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, और इसमें बाबर को जब जीत हासिल होती है तो बाबर दिल्ली के ऊपर काबिज हो जाते हैं, ये दिल्ली के ऊपर आके बैठ जाते हैं। लेकिन दिल्ली के ऊपर आके जब बाबर बैठ जाते हैं तो ये बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है, खास तौर पे मेन लैंड इंडिया में। मैंने आपसे एक बात शेयर करी थी कि जब दिल्ली सल्तनत वीक हो रही थी, तुगलक्स के बाद में जब मतलब फिरोज शाह तुगलक और उनके बाद जो दिल्ली सल्तनत के हालात हुए थे, तो इस पूरे प्रोसेस में एक तरफ तो इंडिया में बहुत सारे रीजनल किंगडम्स आ गए थे, गुजरात की सल्तनत, मालवा की सल्तनत, बंगाल की सल्तनत, बहमनी सल्तनत, बहुत सारी सल्तनतें क्रिएट हो गई थी। वही मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या प्रेजेंट डे राजस्थान के अंदर राजपूत एक बहुत बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हो रहे थे। और इस वक्त जब बाबर हमला कर रहा था और दिल्ली के अंदर जीत हासिल कर रहा था,
उस वक्त मेवाड़ की लीडरशिप में, राणा संग्राम सिंह की लीडरशिप में राजपूत ने एक बहुत मजबूत कॉन्फेडरेसी बना ली थी। कॉन्फेडरेसी यानी कि एक मिलिट्री गठबंधन बना लिया था। राजस्थान के अंदर बहुत सारे छोटे और बड़े राजघराने और ठिकाने हुआ करते हैं, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। तो ये जो बहुत सारे छोटे बड़े राजघराने ठिकाने हुआ करते थे, इन्होंने कोएलिशन कर लिया था मेवाड़ की लीडरशिप में, और ये कोएलिशन बहुत स्ट्रॉन्ग कोएलिशन हो गया था। इतना स्ट्रॉन्ग कोएलिशन हो गया था ये कि दिल्ली की फौज भी अब इनके सामने नहीं टिक सकती थी। राणा संग्राम सिंह की एक लड़ाई इब्राहिम लोधी से भी हुई थी। इस लड़ाई में हारने से पहले इब्राहिम लोधी एक और बार हार चुके थे राणा संग्राम सिंह से। खटौली की लड़ाई उसको कहा जाता है। उस खटौली की लड़ाई में राणा संग्राम सिंह की फोर्सेस ने इब्राहिम की फोर्सेस को डिसाइसिवली डिफीट कर दिया था। तो एक तरफ राजस्थान में राजपूत बहुत बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हो रहे थे उत्तर भारत में, वहीं ऐसा लग रहा था, क्योंकि राणा संग्राम सिंह का यह ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली में हिंदू पदपातशाही को दोबारा स्थापित करना है, यानी कि दिल्ली में राजपूत के रूल को दोबारा स्टैब्लिश करना है। तो एक तरफ इनका ऑब्जेक्टिव ये था। वही बाबर जो था, अब भारत को अपनी विरासत मानते हुए यहां पे पहुंच गया था। भाई सबको शुरू में ये लगा था कि बाबर लुटेरा है, दिल्ली को लूट के वापस चला जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पंजाब में ही बाबर ने इस बात को क्लियर कर लिया था कि वो रुकेंगे भारत के अंदर, क्योंकि भारत को अपनी विरासत मान चुके थे कि हमारे बुजुर्ग तैमूर का जीता हुआ इलाका है। तो अब यहां पर क्या होता है कि एक तरफ राणा संग्राम सिंह होते जो दिल्ली के ऊपर राजपूत रूल एस्टैब्लिश करना चाहते थे, दूसरी तरफ बाबर था जो कि दिल्ली को सिक्योर करके रखना चाहता था अपने हाथ में। पहले यह था कि भाई शायद दिल्ली को लूट के वो पैसा ले जाए और सेंट्रल एशिया चला जाए, लेकिन अब बाबर के दिमाग में बात आ गई थी कि सेंट्रल एशिया तो जाना है लेकिन दिल्ली को भी नहीं छोड़ना है। और दिल्ली बोन ऑफ कंटेंशन बन गया राणा संग्राम सिंह के और बाबर के बीच में, क्योंकि बाबर ने अब तक राजस्थान या राजपुताना के इलाके में कोई इन्वेजन नहीं किया था, ना ही उसका उस वक्त कोई इरादा था राजपुताना के इलाके में हमला करने का। लेकिन दिल्ली को छोड़ना नहीं वो चाहता था, और राणा संग्राम सिंह अब इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो दिल्ली को हासिल करना चाहते थे। और इसी वजह से अगली लड़ाई होती है जो कि सही मायनों में सबसे डिसाइसिव लड़ाई थी, जो कि सही मायनों में सबसे डिसाइसिव लड़ाई थी बाबर के उत्तर भारत में। वैसे इब्राहिम लोदी के साथ जो लड़ाई थी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि लड़ाई 3 घंटे चली थी, तो 3 घंटे लड़ाई नहीं चलती, 3 घंटे मुठभेड़ें चला करती है। तब ये लड़ाई थी या मुठभेड़ थी, ये जो कुछ भी था, लेकिन ये बड़ी चुटकियों में बाबर ने जीत लिया। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इब्राहिम राणा संग्राम सिंह से भी हार चुके थे, तो अब सही मायनों में उत्तर भारत के अंदर जो सबसे मजबूत मिलिट्री पावर थी वो दिल्ली की नहीं थी, वो राजपूताना की थी। और बाबर जब दिल्ली के ऊपर आकर बैठ गया तो अगला चैलेंज उसको राजपूताना की तरफ से मिलने वाला था, क्योंकि राजपूताना भी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहता था। और एक बार फिर बाबर की फौज को खानवा की लड़ाई में राजपूतों का सामना करना पड़ा, यानी कि एक और इंडियन पावर का सामना करना पड़ा। अब देखिए यहाँ होता क्या है। पहले ये होता है कि बाबर दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली से आगरा पहुंच जाता है और आगरा में जम जाता है। अब राणा संग्राम सिंह भी अपने फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करते हैं कि मोबिलाइज करो, आगरा के जितना नजदीक हो सके जाके अपने कैंप्स लगाओ। जैसे ही बाबर रिट्रीट करेगा अफगानिस्तान के लिए, वैसे ही हम आगरा और दिल्ली के इलाके को कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इब्राहिम इज नो मोर एंड इज दिल्ली आर्मी इज नो मोर। तो अब हमारे लिए दिल्ली और आगरा का फ्री रन है, तो हमको मौका छोड़ना नहीं है। लेट बाबर रिट्रीट, और हम मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 1 साल हो जाता है, एक पूरा साल बीत जाता है, बाबर जाता नहीं है दिल्ली और आगरा छोड़ के, वो दिल्ली और आगरा में जम के बैठ जाता है। एंड दिस बिकेम अ कॉज ऑफ वरी फॉर द राजपूत्स, दिस बिकेम अ कॉज ऑफ वरी फॉर राणा संग्राम सिंह कि यार ये क्या हुआ, ये तो जाने वाला था, ये तो दिल्ली लूटने वाला था, या आगरा लूट के दिल्ली लूट के वापस जाने वाला था, ये गया ही नहीं। तो इससे क्या होता है, राणा संग्राम सिंह काफी रेस्टलेस हो जाते हैं और वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करते हैं कि शायद हमको ही इसे खदेड़ना होगा, हमको एक लड़ाई लड़नी होगी इसके अगेंस्ट। और यहां पर बाबर को भी इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि उत्तर भारत की एक बहुत मजबूत फोर्स उसके सामने थ्रेट बन के खड़ी हुई है, और इसीलिए बाबर को भी इस बात का अंदाजा था कि या तो इनके साथ समझौता करना पड़ेगा या इनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो बाबर अपने कुछ ट्रूप्स को भेजता है कि जाओ देख के आओ क्या सिचुएशन है, और दोनों ही फोर्सेस के बीच में एक छोटी लड़ाई होती है, छुटपुट झड़पें होती है, और इन झड़पों में राजपूत सैनिक मुगल सैनिकों को डिसाइसिवली डिफीट कर देते हैं, जिसकी वजह से मुगल आर्मी का मोराल बहुत बुरी तरह से शैटर हो जाता है। देखिए प्रॉब्लम ये थी कि जब एक्चुअली मुगल्स आए थे अफगानिस्तान को पार करके पंजाब के मैदानों में दिल्ली को लूटने, तो सही में दिल्ली को लूटने ही आए थे, लेकिन बाबर ने एक नई बात छेड़ दी थी भारत में आने के बाद कि भाई ये तो हमारा ही इलाका है, हम यहाँ पे रुकेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब ये जितने भी लोग थे जो बाबर के साथ आए थे, ये सब लोग सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। सेंट्रल एशिया यानी कि ठंडे इलाके, और उत्तर भारत के मैदानी इलाके यानी कि गर्मी में बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इतनी गर्मी की आदत ही नहीं मध्य एशिया के वॉरियर्स को, इसीलिए सेंट्रल एशिया के वॉरियर्स इंडिया में ज्यादा नहीं रुकना चाहते थे। वो लगातार बाबर से कह रहे थे कि
बाबर, मतलब बाबर नहीं कह के बुला रहे थे, कुछ एड्रेस कर रहे होंगे उसको कि भाई बादशाह, अब तो हमने जीत लिया ना दिल्ली, लूट भी लिया दिल्ली, पैसा भी भेज दिया अफगानिस्तान, अब हम वापस क्यों नहीं चलते अफगानिस्तान, यहाँ बहुत गर्मी लगती है हमको। तो बाबर ने उनको कहा कि रुको, अभी एक लड़ाई और जीतना है हमको, उसे जीते बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब उस लड़ाई की शुरुआत इन्होंने देखी मुगल्स ने कि बहुत बुरी तरह से राजपूत सैनिकों ने उनके साथ मुकाबला करके उनको डिफीट किया, तो उनका मोराल डाउन हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो फोर्स है जिससे अब हम मुकाबला करने वाले हैं, ये कुछ अलग तरह की फोर्स है, ये दिल्ली की तरह की फोर्स नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग फोर्स है। और ऑलरेडी हम परेशान हैं, गर्मी का मौसम है, पसीने से लथपथ पड़े रहते हैं, और ऊपर से एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला करना है जो बहुत पावरफुल है और इस इलाके के मौसम के लिए कंप्लीटली अडाप्टेड है। तो सबने बाबर के हाथ जोड़े कि महाराज अब बस करो, वापस अफगानिस्तान जाने का ऑर्डर हमको दे दो। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये दुश्मन, ये दोनों ही चीज़ हम हमसे सहे नहीं जाते। यहाँ पे बाबर ने अपने सैनिकों को मोराल को बूस्ट किया, और बाबर ने मोराल को बूस्ट करने के लिए रिलीजन का कार्ड खेल दिया, है ना, रिलीजन का कार्ड, मजहब का पत्ता फेंक दिया बाबर ने। और बाबर ने अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए कहा कि यार कैसी बात कर रहे हो तुम, ये लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी हमको। अरे क्यों लड़नी पड़ेगी ये लड़ाई? ये लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ेगी क्योंकि अब तक हमने जिनसे भी लड़ाई करी वो हमारी तरह मुसलमान थे, लेकिन अब हम जिन लोगों से लड़ाई कर रहे हैं ये हिंदू हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये मुशरिक है, ये काफिर है, तो इनके अगेंस्ट तो हमको लड़ना ही होगा, आप मना ही नहीं कर सकते, ये तो जिहाद है। बाबर ने जिहाद डिक्लेयर कर दिया। बाबर ने कहा कि ये तो जिहाद है साहब, इससे आप मना नहीं कर सकते, इसमें तो लड़ना ही होगा। और डर किस बात का भाई, या तो जीतोगे या हारोगे, अगर हारोगे मर जाओगे तो शहीद हो जाओगे, और अगर जीत गए तो गाजी कहलाओगे। तो तुम तो लूज ही नहीं कर रहे हो कुछ, तुम तो विन विन पोजीशन में हो, क्यों डरते हो? एक तो ये लड़ाई से तुम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लड़ाई हिंदुओं के अगेंस्ट है, दूसरा इस लड़ाई में नतीजा जो भी हो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, या तो शहादत मिलेगी, और शहीद हो गए तो क्या करो, क्या हासिल होगा? शहीद हो गए तो जन्नत में जाओगे, और जन्नत की फैसिलिटी किसी से छुपी नहीं है, और अगर जीत गए तो यही जन्नत बन जाएगी, गाजी हो जाओगे तुम। तो पीछे मत हटो, लड़ाई करो। और बाबर ने थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लाने के लिए अपने सैनिकों को कहा कि भाई आज से हम सब लोग अच्छे मुसलमान बनेंगे। बाबर शराब पीता था, और इस्लाम में तो आप जानते ही हैं कि शराब हराम मानी गई है, फॉरबिडन है। बाबर ने बोला कि भाई आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं जो है अब शराब को नहीं पीऊँगा, अब मैं शराब को कंज्यूम नहीं करूँगा। और अपनी शराब की बोतलें फेंकते हैं वो, और अपने दूसरे कमांडर्स को भी बोलते कि फेंको, कम से कम अभी तो फेंको। और इस तरह से ऐसे शराब को कम्प्लीटली तोड़ के और इस लड़ाई को जिहाद बना के और ओपोनेंट्स को काफिर या मुशरिक कह के अपने सोल्जर्स के मोरल को बाबर बूस्ट करता है। बाबर जो भी करता है, लेकिन एक जनरल की हैसियत से, एक कमांडर की हैसियत से बाबर ने बहुत ही सही स्टेप लिया था। अपने सैनिकों, आप भी जब फौज में चले जाओगे और अपने सैनिकों को आप कमांड करोगे तो आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि कल्चर और रिलीजन की मदद से सैनिकों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया जा सकता है। अभी भी होता है, भारतीय सेना के अंदर भी कल्चर और रिलीजन के दम पे सैनिकों को मोटिवेट किया जाता है। तो बाबर ने भी वही किया था उस वक्त, उसने अपने रिलीजन के हिसाब से मोटिवेट किया सैनिकों को और इस लड़ाई के लिए तैयार किया। और इस लड़ाई में कुछ इस तरह के फॉर्मेशन इन्होंने बनाए, क्योंकि राजपूतों से शुरुआती लड़ाई हार चुके थे, राजपूतों से शुरुआती लड़ाइयाँ ये हार चुके थे। तो इनको भी ये बात समझ में आ गई कि कुछ भी हो जाए राजपूत सैनिकों के साथ में, इनकी टुकड़ियों के साथ में गुत्थम गुत्था की लड़ाई नहीं लड़ना है, क्योंकि गुत्थम गुत्था की लड़ाई में जो इंडियंस होते हैं ये बहुत माहिर होते हैं, ये बने ही इसलिए होते हैं गुत्थम गुत्था की लड़ाई। अफगान भी ऐसे ही होते थे कि गुत्थम गुत्था की लड़ाई अगर अफगान इब्राहिम की बाबर से हो जाती तो इब्राहिम के सैनिक चटनी बना देते उसकी। और यहाँ पर भी यही होने वाला था कि अगर ये गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भिड़ जाते राजपूत सैनिकों से तो यहाँ पे भी इनका कचूमर निकल जाता। इसीलिए बाबर ने, लेकिन बाबर चालाक था, बाबर ने कहा ट्रेंचेस खोदे जाएं और ट्रेंचेस खोद के बैलगाड़ियां रखी जाए। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन उसने बनाया जो पिछली लड़ाई का फॉर्मेशन था ना, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेशन उसने बनाया। इसने यहाँ पे ट्रेंचेस खोदी और उसके आसपास उसने बैलगाड़ियां रख दी। इन बैलगाड़ियों के पीछे आप देख सकते हो इन्होंने राइफल मैन रखे अपने, यानी कि बंदूकची जो बंदूक चलाएंगे। इन बंदूकों के आसपास इन्होंने, यानी बंदूकों के पीछे की तरफ इन्होंने तोपों को सजाया था, और इन तोपों को सजाने के पीछे इन्होंने अपनी पूरी फोर्सेस को खड़ा किया था, और उसके आगे भी इन्होंने ट्रेंचेस खुदवाए थे। बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन था, बहुत ही डिफेंसिव फॉर्मेशन था कि अगर राजपूत सेना हमला करती है, हमला करके एक लेयर पार करती तो दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा पार करती तो तीसरा रेजिस्टेंस, तीसरा पार करती तो चौथा रेजिस्टेंस, और चौथे रेजिस्टेंस के बाद कहीं जाके राजपूत टुकड़ियां इनके सैनिकों को छुपाएगी। इतना इन्होंने डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाया था, और यही इनकी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स हुआ करती थी। अब क्या होता है कि लड़ाई की शुरुआत होती है। राजपूत जिनको ये बात पता थी, अब ये कोई नई बात नहीं, देखो इब्राहिम के लिए नई बात थी कि तोपे और बंदूकें का इस्तेमाल होगा तो भाई उसका मुकाबला कैसे करेंगे, तो उनके बारे में अपन ये बोल सकते हैं कि यार उनको बेचारे कुछ पता ही नहीं था।
लेकिन पानीपत की लड़ाई होके 1 साल हो चुका था। बाबर के पास क्या हथियार है ये बात राजपूतों को पता थी, लेकिन यहाँ पे राजपूतों की तरफ से गलती होती है कि बाबर के इन हथियारों को वो हल्के में लेते हैं। उनको ये लगता है कि अफगान जो नहीं कर पाए हम वो कर जाएंगे। उनको ये लगता है कि अफगानों से ज्यादा वीर और बहादुर हम हैं, और इसीलिए अफगान इन मोर्चों को नहीं तोड़ पाए बंदूकों के और तोपों के, लेकिन हम इन मोर्चों को तोड़ देंगे, जोरदार हमला हम इनके ऊपर करेंगे, बिल्कुल जान हथेली पर रख के। और वही होता है कि लड़ाई होना शुरू होती है, राजपूतों की टुकड़ी आगे बढ़ती है। अब ये देखो, ये लड़ाई ऐसी थी, इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। जहाँ पे राजपूत कॉन्फेडरेसी लगभग 80,000 की थी, तो मुगल फौज भी लगभग 30 से 40,000 की हो चुकी थी, तो वो उतनी छोटी नहीं रही थी मुगल फोर्स। इन्होंने बहुत सारे अफगानों को शामिल कर लिया था अपनी टुकड़ियों में, जो इब्राहिम लोदी के बहुत सारे सोल्जर्स थे उनको अपनी फौज में शामिल कर लिया था। तो अब मुगलों की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, राजपूतों की स्ट्रेंथ उनसे ज़्यादा थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। तो ये हमला होता है और ज़ोरदार हमला होता है राजपूतों की तरफ से। एक के बाद एक आगे बढ़ते जाते हैं, उनके ऊपर गोली गोले शूट होते जाते हैं, उनकी लाइंस आफ्टर लाइंस स्लॉटर होती है, लेकिन हमला करना जारी रखा जाता है। और इसी तरह से हमला करते करते राजपूत वाकई में वो करने में कामयाब हो जाते हैं जो अफगान करने में कामयाब नहीं हुए थे, यानी कि इन शुरुआती पोजीशंस को तोड़ देते हैं। और इन शुरुआती पोजीशंस को तोड़ के ये तोपों के बीच में और इससे आगे बढ़ के बिल्कुल गुत्थम गुत्था की लड़ाई वाली सिचुएशन आ जाती है, जिसको बाबर अवॉइड कर रहा था। बाबर लगातार इस बात को अवॉइड करता है था ना कि गुत्थम गुत्था की लड़ाई ना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है। हालांकि राजपूत की हैवी फेटल कैजुअलिटीज होती है, बहुत सारे सैनिक उनके मारे जाते हैं, लेकिन उनके बहुत से सैनिक अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है मुगल्स और राजपूत के बीच में, वो गुत्थम गुत्था या डॉग फाइटिंग वाली लड़ाई। अब ये प्लान ए बाबर का अनसक्सेसफुल हो जाता है। अब प्लान ए अनसक्सेसफुल होने के बाद में बाबर तुरंत प्लान बी तैयार करता है, और बाबर तुरंत प्लान बी तैयार करके अपने राइफलमैन जो कि उसके बंदूकची थे, इन बंदूकचियों को ऑर्डर्स देता है कि अब अपने ट्रेंचेस में मत बैठे रहो, फैल जाओ बैटलफील्ड के अंदर। और बैटलफील्ड के अंदर फैल के जहां पर भी तुमको बड़े घोड़े या हाथी के ऊपर बैठ के कमांड करता हुआ कोई भी राजपूत जनरल या राजपूत चीफ्टन आपको दिखाई दे, उसका निशाना लो और उसको शूट करो। और हर बंदूकची को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने 2 से 3 इन्फेंट्रीमैन को भेज दिया। ये भी बंदूकची अपना निशाना लगाएगा और 2 से 3 मुगल सैनिक इन्फेंट्रीमैन उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और इस तरह से ये पूरे बैटलफील्ड में बंदूकची फैल जाते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव एक ही था, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था राजपूत कमांडर्स को एक एक करके गोली मारना और उनको घोड़े से गिरा देना। ऑब्जेक्टिव ये था कि राजपूत आर्मी लीडरलेस हो जानी चाहिए। लीडरलेस आर्मी एक भीड़ की तरह होती है, और यही ऑब्जेक्टिव था बाबर का कि अगर अभी लड़ाई जीतनी है तो बड़े बड़े राजपूत कमांडर्स और प्रेफरेबली राणा संग्राम सिंह को गोली लगनी चाहिए। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, सही बताऊं आपको, बाबर के लिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े राजपूत कमांडर्स होते थे, या तो वो बड़े बड़े अरबी घोड़ों के ऊपर बैठ के कमांड करते थे या हाथियों के ऊपर बैठ के कमांड करते थे, जिसकी वजह से उनको स्पॉट करना बहुत आसान हो जाता था। बाबर ने तुजुके बाबरी के अंदर इस बात को लिखा भी है। बाबर लिखता है इन लड़ाइयों को जीतने के बाद में कि भारत के सैनिक तलवार और भाला चलाना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन युद्ध कैसे लड़ना है ये वो जानते नहीं। और फिर बाबर आगे लिखता है कि मतलब ये बात समझे आप कि भाई तलवार और भाला चलाना तो बहुत अच्छे से जानते हैं भारत के सैनिक, लेकिन युद्ध को जीतना, लड़ने के लिए जीतना कैसे ये नहीं जानते। मतलब स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स नहीं यूज करते इंडियंस, वो सीधे भिड़ के लड़ाई करते हैं, बहुत अच्छी तलवार चला लेंगे, बहुत अच्छा भाला चला लेंगे। साथ ही साथ बाबर ये लिखता है कि ये कैसी स्ट्रेटेजी है कि जितने भी इंडियन कमांडर्स होते हैं वो ऊंचे ऊंचे हाथियों के ऊपर बैठ के कमांड करते हैं, अलग ही दिखाई दे जाते हैं, और अलग ही दिखाई दे जाते हैं। उन्हें तीर से मारा जा सकता है, उन्हें बंदूक से मारा जा सकता है। तो बाबर को ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती इंडियंस की कि इनके बड़े बड़े कमांडर्स अपने आप को एक्सपोज क्यों कर देते हैं बैटलफील्ड के अंदर, जिसकी वजह से उनको गोली लग जाती है या तीर लग जाता है, वो मारे जाते हैं। बाबर बोलता मेरे को तो नहीं समझ में आती ये स्ट्रेटेजी, बड़े बड़े कमांडर्स को हाथियों के ऊपर बैठा के युद्ध भूमि में भेज देने की। लेकिन अब जो भी है, बाबर के लिए काम आसान हो गया, क्योंकि वो उसके सैनिक स्पॉट कर पा रहे थे, उसके सैनिक स्पॉट कर पा रहे थे, और एक एक करके राजपूत कमांडर्स को वो मार रहे थे। हालांकि लड़ाई अभी भी बहुत घमासान चल रही थी, मुगल्स को भी बहुत लॉस हो गया था इस लड़ाई के अंदर। और इसी पॉइंट पे, क्योंकि मुगल खेमे के अंदर समवेयर अराउंड हियर बहुत सारे राजपूत सैनिक मारे गए थे, बहुत सारे राजपूत कमांडर्स मारे गए थे, इसीलिए राजपूतों की तरफ से एक मैसेज पहुंचाया जाता है मुगल्स को। वो मैसेज ये पहुंचाया जाता है कि कुछ देर के लिए, फॉर अ लिटिल व्हाइल, इस लड़ाई में विराम दिया जाए, ताकि हम अपने कमांडर्स की लाशों को दोबारा, यानी कमांडर्स की लाशों को ले जा सके, क्योंकि वो लाशें वहां बैटलफील्ड के अंदर पड़ी हुई थी, घोड़े निकल रहे थे उनके ऊपर से, कभी तोप के गोले गिर रहे थे, तो म्यूटिलेशन हो रहा था उन बॉडीज का। तो इसीलिए एक रिक्वेस्ट आई राजपूत की तरफ से कि अगर हो सके तो कम से कम इतना मौका दिया जाए कि हमारे कुछ सैनिक आएंगे और इन लाशों को उठा के वापस ले जाएंगे। बाबर ने इसके लिए स्वीकृति दे दी, एग्री कर दिया बाबर ने कि ठीक है ले जा सकते हो।
अब सैकड़ों लाशें, हजारों लाशें पड़ी हुई थी वहां पे, उनको एक एक लाश को उठाने के लिए दो दो तीन तीन सैनिक आते हैं, मतलब अगेन हजारों की तादाद में सैनिक आते हैं वहां पे उन लाशों को उठाने के लिए। लेकिन होता क्या है, बाबर अपनी की हुई प्रॉमिस को तोड़ देता है, और जैसे ही वो देखता है कि ढेरों राजपूत सैनिक लाशों को उठा रहे हैं अनआर्म्ड, तुरंत वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि बिल्कुल भी दूसरा थॉट दिमाग में मत लाओ और इनके ऊपर फायर करो, इनको शूट करो, ये जो लाशें उठाने आए हैं इनकी भी लाशें यहीं बिछ जानी चाहिए। और यही होता है कि बाबर अपने